मेरे जिगर के झल्लो, ये मौज मस्ती सीरीज का 9वां भाग है। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे मेरी मम्मी मेरे पापा को छोड़कर वेदांत अंकल के साथ रहने लगी। ऐसे में मैं पापा के पास रहने लगी, मगर पापा भी किसी तीसरी युवती को घर में ले आए और जबरदस्ती मुझे घर से निकालकर मम्मी के पास भेज दिया। फिर मम्मी ने भी मुझे ठुकरा दिया तो मैं अकेली पड़ गई, लेकिन मर्दानी बाहों का स्पर्श पाने के लिए एक हिजड़ा और सनकी प्रोफेसर के चंगुल में फंस गई। मैं उसे घायल कर भागी, और जब मैं एक बाजार में पहुंची तो वहां पर कुछ लोग बाकी लोगों को आतंकवादी करार देकर उसके साथ खूनी होली खेल रहे थे। जब खूनी भीड़ मेरी ओर बढ़ी तो मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुस गई। कई जिस्मों को भोगने का दम्भ भरने वाला वह डॉक्टर मुझे भी अपनी मर्दानी बाहों का स्पर्श कराने के लिए मेरे सामने दाना डालने लगा। अब आगे पढ़िए। डॉक्टर को यह समझते देर न लगी कि मैं एक बेबस लड़की हूँ, मेरा कोई नहीं है। वह अचानक ही बोल पड़ा, अब क्या करने का इरादा है? मैं क्या बताऊं? मैंने यह कहते हुए देखा, उसकी निगाहें मेरे गदराए बदन पर बड़ी ही बारीकी से फिसल रही है। वह मुझे शायद आंखों ही आंखों में पी रहा था, फिर बोला, मेरी पत्नी मुझसे बहुत ही दूर अपने मायके में रहती है। मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। तुम्हें जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक तुम मेरे पास रह सकती हो। शुक्रिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम सारे पुरुषों की समस्या एक जैसी ही क्यों है? मैं जिससे भी मिलती हूँ उसकी पत्नी उसके साथ नहीं होती है। मेरी बात पर वह जोर से हंसा। मर्दों की यही तो पीड़ा है। यह पीड़ा नहीं है। उन्होंने अपने स्वाद के लिए अपनी पत्नियों को परेशान कर स्वयं से अलग कर दिया है। उन्हें अपनी पत्नी अच्छी लगती ही नहीं। मेरी बात पर वह और जोर से हंसा। तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन क्या पत्नियां स्वाद की भूखी नहीं है? क्या वास में बदलाव नहीं चाहती है? मेरी पत्नी इस मामले में बहुत ही निपुण है। वह सुंदर शरीर वाले पुरुषों से दोस्ती गांठने के लिए हर पल तत्पर रहती है। मैंने इसलिए उसे छूट दे दी है। मैं डॉक्टर की बात पर जोर से हंस पड़ी। तो इसमें बुरा ही क्या है? क्या तुम सुंदर स्त्रियों को देखकर लार नहीं टपकाते हो? अपनी तरह अपनी पत्नी को भी क्यों नहीं समझते? एक पुरुष एक स्त्री पर मुग्ध हो सकता है, तो क्या एक स्त्री एक पुरुष पर मोहित नहीं हो सकती है? तुम पुरुष अकेले ही जीवन का आनंद क्यों लेना चाहते हो? डॉक्टर मुझ पर कुछ नाराज हो गया और कुछ देर के लिए चुप हो गया। शायद मेरी बात उसके गले नहीं उतरी थी। बाहर अभी भी वैसा ही तांडव जारी था। इस खून खराबे के माहौल में भी मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। इतने में ही डॉक्टर उठ खड़ा हुआ और जम्हाई लेते हुए बोला, आइसक्रीम खाओगी? मैं आश्चर्य से उसका मुंह ताकने लगी। डॉक्टर क्या कह रहा है? यह भी कहीं मानसिक रोगी तो नहीं है? भला ऐसे माहौल में आइसक्रीम कहाँ मिलेगा? मैं यह सोचते सोचते बोल पड़ी, डॉक्टर आइसक्रीम कहाँ से मंगवाओगे? मैंने फ्रिज में 4 कप आइसक्रीम रखी है। यह कहकर उसने फ्रिज से 2 कप आइसक्रीम निकाल ली। एक मुझे दी और एक खुद लेकर खाने लगा। हम अंदर आइसक्रीम खा रहे थे और बाहर लोग जीवन और मौत से लड़ रहे थे। शायद दुनिया इसी का नाम है। कोई गाने सुन रहा है और कोई मातम मना रहा है। हमने जब आइसक्रीम खा ली तो डॉक्टर मेरी ओर देखते हुए बोला, तुम जैसी हसीन लड़की यूं ही अचानक मिल जाएगी मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। यह कहते कहते उसने मेरे कंधे पर कब हाथ रख दिया, मुझे होश ही न रहा। मेरी यह पुरानी आदत थी। मर्दानी बाहों का स्पर्श पाते ही मैं बर्फ की तरफ पिघलना शुरू हो जाती थी। डॉक्टर की बाहों की गर्मी से मैं पिघलने लगी थी। वह इस खेल का पुराना खिलाड़ी था। दरवाजा खोलकर 2 लाल लाल सेब निकाल लिए और एक मुझे देते हुए बोला, इसे खाओ। तुम सेब से कहीं कम खुशबूदार और फायदेमंद थोड़े ही हो। मैं सेब दांत ये काट कर खाने लगी और डॉक्टर मेरे पास आकर मेरे बालों में उंगलियां फिराने लगा। सेब का खट्टी, मीठी और उसके स्पर्श की मिठास दोनों ही आपस में मिलकर मेरे शरीर को मथने लगे। मैं डीली पड़ती चली गई। तभी उसने एक संतरा निकालकर उसमें से आधा मुझे दिया और आधा खुद खाने लगा। फिर संतरे की एक फांक अपने मुंह में डालते हुए वह बोला, संतरे का रस कितना खट्टा मीठा है।
क्या तुम्हें नहीं लगता स्त्री पुरुष जब एक हो जाते हैं तो जीवन में भी खट्टी मीठी मिठास आ जाती है? मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे क्या पता। इसका एहसास तो जब हम एक ही जाएंगे तभी हो सकेगा। डॉक्टर ने यह सुनते ही संतरा मेज पर रख दिया और मुझे अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, तुम वास्तव में ही बड़ी ही ऊंची चीज हो। एक संपूर्ण स्त्री ऐसी ही होती है। प्रेम की शुरुआत होने से पहले ही तुमने प्रेम के आनंद का स्वाद चखा दिया। सभी स्त्रियां प्रेम के प्रति इतने सुंदर ढंग से कहा जीती है। मैं यह सुनते ही चौंक गई। अब तक कितनी स्त्रियां तुम्हारी बाहों में आ चुकी है? डॉक्टर हंसने लगा, अपनी स्वेच्छा से कोई 50 स्त्रियां, लेकिन तुम उनसे एकदम ही अलग हो, एकदम ही खट्टी मीठी। उसके यह कहने की देरी थी कि उसका चेहरा पसीने से नहा गया। उसकी हंसी कहीं गायब हो गई। मैं कुछ समझ न सकी। तभी मेरी निगाहें डॉक्टर की पैंट पर चली गई। मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। अनायास ही मुझे हंसी आ गई। यह मैं क्या देख रही हूँ डॉक्टर साहब? तुम्हारी पैंट तो आगे से गीली हो चुकी है। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं उसकी मनोस्थिति को अच्छी तरह से समझ रही थी। वह बहुत ही शर्मिंदा था, लेकिन मैं कहाँ चुप रहने वाली थी। किसी शेरनी की तरह दहाड़ पड़ी। मुझे गोद में लेने से पहले सोच तो लिया होता कि तुम मर्द हो भी या नहीं। अब बात मेरी समझ में आई। तुम्हारी पत्नी क्यों मायके में रह रही है और तुम कितनी बेशर्मी से उसे ही दोषी ठहरा रहे थे। जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो मुझे छेड़ा क्यों? नपुंसक आदमी कुछ करने से पहले ही आउट हो गया। यह कहकर मैंने उसे जोर से एक धक्का दिया और उसके फ्रिज से एक सेब निकाल कर खाने लगी। तभी डॉक्टर बोला, मैं क्या करूं, यही तो मेरे साथ समस्या है। तो तुम पत्नी को क्यों गालियां दे रहे थे? यह क्यों नहीं कहा कि तुम मरीज हो? पत्नी तंग आकर छोड़कर चली गई। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? मेरे यह कहते ही डॉक्टर बाथरूम में चला गया। अब मैं बहुत ही खुश थी कि जो पुरुष मेरे साथ है वह पुरुष नहीं है। मैं दंगा समाप्त होने तक यहाँ चैन से रह सकती हूँ। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर का वातावरण बिल्कुल शांत था। पुलिस अभी जहाँ तहाँ थी, परंतु लोग आ जा रहे थे। मैं डॉक्टर को जगाते हुए बोली, उठो, शटर उठाओ। दंगा समाप्त हो गया है। मैं इस कैद से ऊब गई हूँ। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं ठहरना। डॉक्टर हड़बड़ा कर उठते हुए बोला, लेकिन जाओगी कहाँ? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, तो वह चुपचाप शटर की ओर बढ़ गया और एक झटके में ही शटर ऊपर उठा दिया। मैं दौड़कर बाहर आ गई। मुझे बाहर आकर अजीब सी शांति की अनुभूति हो रही थी। मैंने डॉक्टर की ओर व्यंग्यपूर्ण अंदाज में देखा, तो वह अपना सा मुंह लेकर क्लिनिक में चला गया। मुझे बड़ी हंसी आई। यह गुप्त रोगों का डॉक्टर है और खुद ही गुप्त रोगी है। भला इलाज क्या करता होगा? अपना इलाज तो अभी तक कर नहीं पाया। मैं घृणा से उसके क्लिनिक को देखती हुई सड़क पर पैदल ही चलने लगी। मेरे सामने यही तो एक समस्या थी कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। लेकिन चलना तो मुझे था ही। जिंदगी चलने का ही तो नाम है। मैं टूटी फूटी दुकानों को, बाहर खड़े दुकानदारों को देखती हुई आगे बढ़ती ही जा रही थी। मेरे चेहरे पर कोई ठिकाना न होने का तनिक सा भी भय नहीं था। दंगे फसाद के बाद की शांति मेरी आंखों के सामने थी। उस शांति में एक अजीब सा कड़वाहट भरा मातम छाया हुआ था। मेरे मन को डांडस बंधाने के लिए यह सब काफी था। मैं मन बुदबुदाई, सिर्फ मैं ही दुखी असहाय नहीं हूँ। दंगे फसाद के शिकार ये सभी लोग मेरी ही तरह बेबस और लाचार है। जब इनमें जीने की शक्ति है, तो मुझे क्या हुआ जो मैं हताश निराश हो? टूटी दुकानें फिर से बनाई जा रही है। चोट खाए लोग मरहम पट्टी करवा रहे हैं। तो क्या मैं अपनी मरम्मत नहीं कर सकती? जा टूटता है वही जड़ता भी है। जड़ना जिंदगी है, टूटना मौत। मुझे पुरुषों की औकात का अंदाज लगाना है। वे अब तक औरतों को ही तोड़ते आए हैं। उनके साथ जियाती करने में ही अपनी बहादुरी समझते हैं। अब मैं उन्हें तोड़ूंगी, उनके साथ जियाती करूंगी, उनकी धज्जियां उड़ाऊंगी। यही सोचते सोचते मैं एक होटल के गेट के बाहर आ गई
उस होटल के बाहर मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी नज़र भी मुझ पर ही थी, जैसे वह अपनी आंखों से मुझे स्कैन कर रहा हो। वो बूढ़ा मेरे नज़दीक आकर बोला, यहाँ बाहर खड़ी क्या कर रही हो? चलो होटल के अंदर चलते हैं। बाहर रहकर क्या करोगी? अंदर जाओगी तो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। 5 स्टार होटल का खाना शायद तुमने कभी खाया नहीं होगा। वह आग्रहपूर्वक शब्दों में बोला। नहीं, मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। मैं एक सांस में ही बोल गई। वह हंसने लगा, मेरे पास तो है न, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तुम जैसी हसीन और दिलदार लड़कियों पर मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूं तो भी कम ही है। उसके यह कहते ही मैं यह समझ गई कि बूढ़ा आशिक मिजाज व्यक्ति है। लड़कियां इसकी कमजोरी है, इससे पैसे ऐंठे जा सकते हैं। मैं यह सोचते ही खुशी के मारे खिल उठी और उसका हाथ थामे गेट से होती हुई होटल में प्रवेश कर गई। वह खाने की मेज पर बैठते ही बोल पड़ा, क्या लोगी? तभी बैरे ने व्यंजनों के नाम वाली सूची मेज पर रख दी और हमारा मुंह ताकने लगा। मैंने कहा, तुम जो खाना मंगाओगे मैं वही खाऊंगी। ठीक है, तो चलो चिकन मटन खाते हैं। आज मौसम भी कुछ ठंडा ठंडा सा ही है। उसके यह कहते ही बैरा चिकन मटन लाने चला गया। खाना खा लेने के बाद वह थोड़ा सहमते हुए बोला, अब तुम कहाँ जाओगी? सुनते ही मेरी तो सांस ही रुक गई। मेरा तो कोई ठिकाना है ही नहीं। अब इसे क्या बताऊं? यह सोचते ही मैं काफी नर्वस हो गई। वह एक मंजा हुआ खिलाड़ी था। मेरी ओर देखते हुए उसने फिर वही सवाल दोहराया, तो मैं रुक रुक कर बोली, मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं तो बेघर हूँ। कौन कहता है कि तुम बेघर हो? यह इतना बड़ा होटल है। इस होटल में एक कमरा हमेशा मेरे नाम से बुक रहता है। आओ मेरे साथ। यह कहकर वह होटल की सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आया और एक कमरे की ओर इशारा करते हुए बोला, लो यह चाबी, और जाकर दरवाजा खोलो। मैं चाबी लेकर ताला खोलने लगी। ताला जब खुल गया तो दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। क्या शानदार कमरा था! मेरी तो आंखें ही चुंधिया गई। तभी किसी की मर्दानी के स्पर्श का एहसास हुआ। वह बूढ़ा मेरे कंधों को धीरे धीरे रहा था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मैं तो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। मुझे यह पता था कि यह बूढ़ा मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। शायद हम ही मजबूर थे। मैं बेघर थी, मेरे पास नहीं थे। वह अपनी आदत से मजबूर, उसे खूबसूरत और कमसिन लड़की की देह से खेलने में मजा आता था। मेरे कंधे को सहलाते सहलाते उसने मुझे एक चिकोटी काट दी। मैं उछलकर एक कोने में जा खड़ी हुई। उसने बच्चों वाली हरकत कर दी थी। मैंने गौर से देखा, उसकी आंखों में गजब की मादकता झिलमिला रही थी। वह बड़े ही अजीब ढंग से मुस्करा रहा था। मैंने भी कई युवा पुरुषों से भी प्रेम संबंध बनाए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई थी। अब तक मैंने 10-15 बूढ़ों से भी प्रेम संबंध बनाए थे और वे सभी ही इस मामले में उदंड, उच्छृंखल और बदतमीज ही निकले थे। शायद इसकी वजह उनमें उत्तेजनाओं का न होना ही था। वे जिस तेज गति से मुझे छूते छाते थे, चूमते थे, उतनी आक्रामकता प्रेम में नहीं दिखा पाते। फिर वे अपनी खींच चोट पहुंचाकर ही निकाला करते थे। मैं इतना तो पहचान ही गई थी कि पुरुष इस उम्र में आकर प्रेम रोगी बन जाता है, महिलाएं इस उम्र में आकर शांत स्थिर पड़ जाती है। मैंने सोचा, क्यों न इस बूढ़े की रगों पर हाथ रखा जाए। फिर मैंने से पूछा, जनाब, इस उम्र में भी तुम लड़कियों के साथ प्रेम जीवन जीने की आस क्यों रखते हो? वह हंसने लगा, क्योंकि बूढ़ों का दिल उनके शरीर जैसे बूढ़ा होता नहीं है। पुरुष मन कमसिन लड़कियों की देह से खेलने के लिए ललचाने लगता है। तुम्हारी पत्नी की देह क्या इस खेल के लिए उपयुक्त नहीं है? मैंने उसे छेड़ा तो वह बोला, वह तो बूढ़ी हो गई है, उसकी आग ठंडी पड़ गई है, वह तो इन क्रियाओं को करने की इजाजत देना भी पाप समझती है। मैं मुस्करा पड़ी, तो क्या तुम बूढ़े नहीं हुए हो? बाकी की कहानी अगले भाग में।